गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ द मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स एग्जम्पशंस। ये केस 95 ITR ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स पेज नंबर 30 पे रिपोर्ट हुआ। मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और मैटर 25 मार्च 2022 को डिसाइड किया गया। फ्रेंड्स, इस केस को डिस्कस करने का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि ये केस ये बताता है कि इनकम टैक्स में जुरिस्डिक्शन का क्या महत्व है। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। असेसी का जो जुरिस्डिक्शन था वो मुंबई का था। असेसी की असेसमेंट सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 के अंदर कंप्लीट हो चुकी थी। उसके बाद बरेली के एक ऑफिसर ने असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया, ये कहते हुए कि आपने कुछ प्रॉपर्टीज बेची हैं जिसका टैक्स आपने नहीं दिया है। बाद में वो फाइल जो है वो मुंबई ट्रांसफ़र कर दी गई और मुंबई के असेसिंग ऑफिसर ने असेसी के ऊपर करीबन 2 करोड़ रुपए का एडिशन किया, जो कि AIR की इंफॉर्मेशन के द्वारा असेसी का सेक्शन 148 का नोटिस बरेली के असेसिंग ऑफिसर ने नोटिस इशू किया था। उसमें उस नोटिस के मुताबिक जो इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बनती थी उसको पूरा का पूरा ऐड कर दिया और ऐड करने के बाद सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को भी डिनाई किया। क्योंकि सेक्शन 11 के एग्जम्पशन को डिनाई किया तभी वो इनकम जो है वो जो ट्रस्ट थी उसके नाम पे टैक्सेबल की गई। असेसी जब CIT अपील के पास गया तो CIT अपील ने भी असेसी को रिलीफ नहीं दिया। मैटर जो है वो ITAT के पास गया और ITAT ने ये कहा कि मुंबई के जो ऑफिसर ने ये असेसमेंट ऑर्डर पास किया है ये वॉइड एमनिशो है, क्योंकि यदि उनको ये असेसमेंट ऑर्डर पास करना था तो ये जरूरी था कि ये नोटिस भी सेक्शन 148 का उन्हीं के द्वारा इशू किया जाए। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई और जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर असेसी को नोटिस इशू करे और असेसमेंट कोई और करे। जिस असेसिंग ऑफिसर के पास जुरिस्डिक्शन है वही नोटिस इशू करेगा और वही उसकी असेसमेंट करेगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और यही सेक्शन 147 और 148 की असेसमेंट करने की मर्यादा है। तो फ्रेंड्स, जो पुराने केसेस हैं उनके अंदर या नए केसेस के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि जो आपका असेसिंग ऑफिसर है उसने आपको नोटिस इशू ना किया हो। तो जो जुरिस्डिक्शन का पार्ट है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे डिपार्टमेंट का केस कितना भी स्ट्रांग है, यदि वो नोटिस जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर के द्वारा नहीं भेजा गया है तो वो नोटिस वैलिड नहीं होगा। जो असेसिंग ऑफिसर जो नोटिस भेजेगा और जो उसकी असेसमेंट करेगा उसकी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, तभी वो असेसमेंट ऑर्डर जो है वो कानून की नजरों में वैलिड होगा। तो प्रेजेंट केस के अंदर जो असेसी था उसकी जुरिस्डिक्शन मुंबई की थी। नोटिस जो है वो बरेली के असेसिंग ऑफिसर ने भेजा। बाद में पता चला कि ये जुरिस्डिक्शन जो है वो मुंबई वाले के पास है। फाइल जो है वो बरेली से वहां ट्रांसफर कर दी गई और असेसमेंट जो है वो मुंबई वाले साहब ने की, असेसिंग ऑफिसर ने की। तो ITAT ने ये कहा कि इस प्रेजेंट केस के अंदर जो ऑर्डर पास किया गया है और जो नोटिस है वो वॉइड एमनिशो है, वो नल एंड वॉइड है, उसका कोई भी कानून की नजरों में अस्तित्व नहीं है और उस पूरे असेसमेंट ऑर्डर को क्वेश्चन कर दिया। फ्रेंड्स, इस केस से अपने को ये एक टेक अवे मिलता है कि हमें मेरिट पे तो केस लड़ना ही लड़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि आजकल की कोर्ट्स जो हैं वो जुरिस्डिक्शन के ऊपर या टेक्निकल ग्राउंड्स पे बहुत ज़्यादा असेसी को रिलीफ नहीं मिलता, लेकिन जहां पे जुरिस्डिक्शन के ऊपर एक ब्लंडर किया हुआ है डिपार्टमेंट ने, वहां पे कोर्ट्स अभी भी जो है वो असेसी का फेवर कर रहे हैं। Friends, I think that this case is very important in understanding the assessment of section 147, 148, especially
when there is lack of jurisdiction in issuing the notices under section 148 and making the assessment consecutively. Friends, once again I am repeating the name of the case. The name of the case is Executive Board of the Methodist Church in India versus Assistant Director of Income Tax Exemptions. Thank you, friends.